भारतीय संविधान में समय समय पर कई संशोधन हो चुके हैं और ये संशोधन समय के मांग को पूरा करने के लिए हुए हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए और समय की मांग के अनुसार उसको जनता के हित के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जिनमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्थानीय प्रशासन में दो प्रकार की संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। एक है नगरीय स्थानीय संस्था और दूसरी है ग्रामीण स्थानीय संस्था। ग्रामीण स्थानीय संस्था से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन है वह 74वां संविधान संशोधन है, जिसमें नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यों के बारे में, दायित्वों, भूमिका के बारे में जिक्र किया गया है। 1992 में भारत में 74वां संविधान संशोधन आया। इस 74वें संविधान संशोधन के आने के बाद हमारे देश में नगरीय स्थानीय प्रशासन का स्वरूप परिवर्तित हो गया। स्थानीय प्रशासन के दायित्वों को, कार्यों को, इसकी भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर थर्ड ईयर बीए पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर के लिए जब हम स्थानीय प्रशासन पढ़ते हैं तो उनके लिए 74वें संविधान संशोधन को समझना बहुत आवश्यक है। आज हम इस वीडियो में 74वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। 74वां संविधान संशोधन, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस संशोधन की है कि यह संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए है। इस संशोधन में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस बात का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि 74वें संविधान संशोधन से पूर्व स्थानीय प्रशासन राज्य सूची का विषय था। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में कानून बनाने के विषय या प्रशासन चलाने के विषय 3 सूचियों में विभक्त कर दिए गए: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है, उस राज्य सूची में स्थानीय प्रशासन को रखा गया। जब राज्य सूची में स्थानीय प्रशासन को रखा गया तो इसका परिणाम ये हुआ कि स्थानीय प्रशासन पर प्रत्येक राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बनाता और उसकी क्रियान्विति करता। किंतु 74वें संविधान संशोधन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और वो कदम था कि स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को जोड़ दिया गया और ये नगरीय स्थानीय संस्थाएं अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त महत्वपूर्ण संस्थाएं हो गई। एक लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान सर्वोपरि है, जहां संविधान का शासन है, वहां नगरीय स्थानीय प्रशासन को संविधान में दर्ज करना, संवैधानिक दर्जा देना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये महत्वपूर्ण घटना घटी 74वें संविधान संशोधन के बाद। इस 74वें संविधान संशोधन की अगली विशेषता है कि इसमें नगरीय स्थानीय संस्थाओं को 3 प्रकारों में बांट दिया गया, जिसमें एक है नगर पंचायत। नगर पंचायत वहां स्थापित होगी जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से नगर बनने के संक्रमण से गुजर रहे हैं। यहाँ हम इस बात को ध्यान दें कि कम जनसंख्या वाले वह ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर परंपरागत रूप से शासन संचालित है, जहां अभी शहरीकरण का प्रभाव आ रहा है, आ नहीं चुका, संक्रमण काल से गुजर रहे हैं कि गांव है लेकिन अब गांव में धीरे धीरे शहरों जैसी सुविधाएं आने लगी है, सड़कें बनने लगी है, विद्यालय बनने लगे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने लगा है, इमारतें बनने लगी हैं, यातायात के संसाधन बढ़ने लगे हैं, विद्युतीकरण होने लगा है। तो ऐसे क्षेत्र जो है तो ग्रामीण क्षेत्र, किंतु जो शहरी क्षेत्र बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, वहां पर 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायतें स्थापित करने की बात कही गई। दूसरी नगरीय स्थानीय संस्था है नगर परिषद।
74वें संविधान संशोधन में नगर परिषद को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसको हम आगे जब नगरीय संस्थाओं का संगठन पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ हमें ये समझना है कि नगर परिषद कहाँ बनाई जाएगी। 1 लाख से अधिक की जनसंख्या, लेकिन वह क्षेत्र जहाँ 1 लाख से अधिक की जनसंख्या है लेकिन जनसंख्या 5 लाख से कम है, वह नगर परिषद का गठन किया जाएगा। और जहां पर 5 लाख से अधिक की जनसंख्या है, जिन्हें हम महानगर कहेंगे, वहां नगर निगम की स्थापना की जाएगी। यह एक बात जो आप समाचार पत्रों को पढ़कर भी समझ सकते हैं और आपको समझना चाहिए कि अगर किसी नगर में, महानगर में जनसंख्या बढ़ती जाती है तेजी से, नगर का विकास तेज गति से होता जाता है, तो वहां एक ही नगर में 2 नगर निगमों की स्थापना भी हो सकती है, जैसा हाल ही में राजस्थान में जयपुर में हो रहा है। तो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के 3 प्रकार जो 74वें संविधान संशोधन में उल्लेखित है: नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। हमें यह सिर्फ इतना समझना है कि नगर पंचायत कहाँ होगी, नगर परिषद कहाँ होगी और नगर पालिकाएं कहाँ होगी। 74वें संविधान संशोधन में नगर निकायों के गठन के बारे में भी चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संगठन के बारे में लिखा है कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं का संगठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है कि यह निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का तात्पर्य हुआ कि उस नगरीय क्षेत्र में जहां नगरीय स्थानीय संस्था की स्थापना होनी है, वहां 18 वर्ष से अधिक के नागरिक जो मतदाता हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, वह अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जिसे बहुमत प्राप्त होगा वह नगरीय स्थानीय संस्था का निर्वाचित सदस्य होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन के अतिरिक्त नगरीय निकायों में कुछ और भी प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा और इन प्रतिनिधियों को इस प्रकार से शामिल किया जाएगा, उसका जिक्र नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संगठन के बारे में उल्लेखित करते हुए 74वें संविधान संशोधन में वर्णित है। सबसे पहले नगरीय प्रशासन का विशिष्ट अनुभव प्राप्त व्यक्ति। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन से जिन्हें बहुमत प्राप्त हुआ वह नगरीय स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य बन गए। उन निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त नगरीय प्रशासन का जिन्हें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा, जिसने नगरीय प्रशासन पे अध्ययन किया है या नगरीय प्रशासन पर कोई इनोवेशन किया है या शोध कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगरीय प्रशासन का विशिष्ट अनुभव है, उन्हें नगरीय संगठन का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह नगरीय प्रशासन में विशिष्ट अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करे। इसके अलावा उस क्षेत्र के सांसद या विधायक से तात्पर्य हुआ कि जहां नगर परिषद है, तो उस नगर परिषद क्षेत्र से लोकसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्य होगा या राज्य विधानसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्य होगा, वह नगरीय स्थानीय सदस्य का भी सदस्य होगा। वो पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य वो होता है जो किसी एक पद पर होने के कारण सदस्यता प्राप्त करता है। विधायक है, विधायक का पद उसके पास पहले से है और विधायक होने के कारण उसे नगरीय संस्था में जोड़ा जा रहा है, तो उसे हम पदेन सदस्य कहेंगे। विधायक के साथ सांसद मतलब लोकसभा का सदस्य, या हम लोकसभा का जिक्र करेंगे, राज्यसभा का सदस्य नहीं, क्योंकि लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होता है, वह जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो लोकसभा का सदस्य जो उस क्षेत्र से निर्वाचित है जिस क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम का गठन किया जा रहा है, तो उसे भी नगरीय निकाय का पदेन सदस्य बनाया जाएगा। इसके अलावा नगरीय प्रशासन के लिए गठित समितियों के अध्यक्ष, नगरीय प्रशासन के लिए समितियों का गठन किया जाता है। नगरीय प्रशासन के जितने कार्य हैं, जैसे जनगणना का है या पशुगणना का है या
फाइनेंस से संबंधित कार्य, टैक्सेस के लिए है, सफाई व्यवस्था के लिए अलग अलग नगरीय निकाय अलग अलग समितियों का गठन करते हैं और इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि नगरीय प्रशासन के लिए जो समितियां गठित की जाती है उनके केवल अध्यक्ष नगरीय निकाय के सदस्य होंगे। अपनी समिति के अध्यक्ष हैं और अपनी समिति का अध्यक्ष होने के कारण नगरीय निकाय में, नगरीय निकाय जब हम बोलते हैं तो हम नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तीनों की बात कर रहे होते हैं। तो इस नगरीय निकाय के समितियों के अध्यक्ष नगरीय निकाय के सदस्य होंगे। ये एक और बात ध्यान देने की है, जो नगरीय प्रशासन का विशिष्ट अनुभव प्राप्त व्यक्ति होगा जो कि नगरीय निकाय का सदस्य है, या उस क्षेत्र का सांसद या विधायक होगा जो नगरीय निकाय का सदस्य है, या नगरीय प्रशासन के लिए गठित समितियों के जो अध्यक्ष होंगे जो नगरीय निकायों के सदस्य हैं, इनको निकाय की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा। जब कभी भी नगरीय निकाय की बैठक होती है तो नगरीय निकाय के निर्वाचित सदस्य मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कोई भी अगर प्रस्ताव आता है, कोई कानून बनाना है, कोई प्रस्ताव पारित करवाना है, कोई नई योजना लानी है, नया कार्य प्रारंभ करना है, तो उसके लिए नगरीय निकाय में, नगरीय संस्था में प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव पर मतदान होता है। अगर बहुमत प्राप्त होता है तो उस प्रस्ताव में उल्लेखित विचार को स्वीकार कर लिया जाता है और अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। ये बात हम सुनते आए हैं। तो निर्वाचित सदस्य जो नगरीय निकाय के होंगे, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम है, तो इनके निर्वाचित सदस्य ही केवल वोट डालेंगे। जो ये मनोनीत सदस्य हैं जिनका भी हमने जिक्र किया, ये मनोनीत सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नगरीय निकायों के संदर्भ में से गठन के बारे में 74वें संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नगरीय निकायों का गठन किस प्रकार से होगा। तो 74वें संविधान संशोधन में की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में हमने आरंभ किया हमने कि नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा है। नगरीय निकाय कितने प्रकार के होते हैं इसका हमने जिक्र किया कि 3 प्रकार के होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। और इसके बाद हमने नगर निकायों के संगठन के बारे में चर्चा की। 74वें संविधान संशोधन की अगली विशेषताएं हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सबको धन्यवाद।